हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और कई बार पूछे जा सकते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। भारत के संविधान के विधेयक को कब राजकीय स्वीकृति मिली थी? तो कब मिली थी? ये मिली थी 18 जुलाई 1947 को। जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कई बार एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आपको बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। मैं बार बार वीडियो में बोलती हूँ, चाहे तो आप इन्हें कहीं पर लिख सकते हैं, चाहे इन्हें कहीं पर इसके प्रिंट आउट लेकर आप इसे अपने पास रख लें। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ध्यान रखिएगा, पहला, अंतिम, जहां पर ये टर्म्स आते हैं बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के अंतिम वायसराय की बात करी जा रही है, तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में महात्मा गांधी जी ने माउंटबेटन को क्या सुझाव दिया था? जब विभाजन की बात आ रही थी तो माउंटबेटन से गांधी जी ने सुझाव दिया था कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। जैसा कि हम जानते हैं, अगर जो लोग भी हमारे साथ आधुनिक भारत के इतिहास की जो सीरीज थी उससे जुड़े रहे हैं, तो जितना मैंने समझाया है और लोगों को शायद समझ में आया होगा, यहाँ पर गांधी जी को सत्ता की भूख कभी भी नहीं थी। तो उन्होंने, जब विभाजन की बात आती है तो वो कहते हैं कि माउंटबेटन को क्यों हम सरकार बनाने, जो माउंटबेटन थे उनसे कहा जाता है कि ठीक है, जिन्ना को ही सरकार बना लेने दिया जाता है, तो उसके लिए ही आमंत्रित करते हैं। ब्रिटिश शासन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण है। ये बात किसने कही है? ब्रिटिश शासन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? पहले क्या था, जो देश था वो बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों में, रियासतों में, इन सब में बटा हुआ था। तो ब्रिटिश शासन आने के बाद ही सारी रियासतें, सारे प्रांत जितने भी थे उन सबको एकीकृत किया गया था। एकीकृत इसलिए नहीं किया गया था कि भारत देश एक बनेगा आगे चलकर। एकीकृत इसलिए किया गया था ताकि वो जितने ज़्यादा शोषण कर सकें, जितनी उपयोगी चीज़ें हैं या फिर जितने मतलब क्षेत्र हैं जहाँ पर जितनी उपयोगी चीज़ें होती हैं उन सबको वो आराम से ब्रिटेन ले जा सके। उन्होंने भारत के पक्ष में ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन जब वो जाते हैं यहाँ से तो उसके बाद एक एकीकृत भारत हमें मिल जाता है। तो ब्रिटिश शासन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यही थी कि जो क्षेत्र थे उनका एकीकरण था। ये बात कही है के.एम. पडिक्कर ने। किसने कही है? के.एम. पडिक्कर ने। रैडक्लिफ समिति के लिए किस लिए नियुक्त की गई थी? जो रैडक्लिफ समिति थी वो किस लिए बनाई गई थी? दो देशों की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए, और वो दो देश कौन से हैं? पाकिस्तान और भारत। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है रैडक्लिफ किससे संबंधित है, तो आपको बताना होगा भारत और पाकिस्तान की सीमाओं से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु है, यह कथन किसका है? यह कथन है आर कोपलैंड का। मतलब जो भारतीय राष्ट्रवाद है वो ब्रिटिश शासन का, या जो ब्रिटिश राज्य है उसका क्या है? शिशु है, एक तरीके का उसका बच्चा है। जो भारत में राष्ट्रवाद पनपा है वो किससे? वो ये एक बात कही है आर कोपलैंड ने। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो ये 1773 में से पारित किया गया था, और इसी एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का प्रावधान भी किया गया था, और सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना इसी एक्ट के तहत की गई थी। अगला देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे एलिजा एप्पे। कौन थे? एलिजा एप्पे। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश की बात की जा रही है। उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश तो एलिजा एप्पे थे। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत या किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था? तो ये मिल गया था 1786 के एक्ट के तहत। कॉर्नवालिस अपनी समिति के निर्णय को, मतलब जो निर्णय होता था उसको भी अस्वीकार करने की इनको क्या परमिशन मिल गई थी। तो ये किसके तहत इन्हें अधिकार मिला था? 1786 के एक्ट के तहत। अगला है, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस
और कब समाप्त किया गया था, मतलब कब समाप्त हो गया था ये एकाधिकरण जो व्यापार था वो कब समाप्त हो गया था? वो हो गया था 1813 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कम से कम आप अगर घटना चक्र उठा के देखेंगे तो 5 से 10 बार क्वेश्चन ये अब तक आ चुका है। लोक सेवाओं की परीक्षा लंदन तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति किसने की थी? किसने ऐसा कहा था कि लंदन और भारत में पहले क्या थी, जो परीक्षा होती थी वो बाहर ही होती थी। लोक सेवाओं की जो भी परीक्षा होती थी वो कहाँ होती थी? बाहर होती थी, लंदन में। तो उसके लिए एक साथ कराने के लिए बोला गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर ऐसी बात कही गई थी। भारत में कब पहली बार एक क्रियाशील विधान परिषद का गठन किया गया? ये किया गया था चार्टर एक्ट 1853 के तहत। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर लें, शेयर कर लें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला देखते हैं कौन से चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ है। चार्टर एक्ट 1813 के तहत भारत में कंपनी के जो व्यापार था उसका एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। ये कई बार क्वेश्चन क्या आते हैं, मिलान में पूछे जाते हैं कि इनका सही मिलान कीजिए या सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, ऐसा पूछा जाता है। तो उन्हीं के तहत ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक्ट ऑफ 1858 शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में अकेले में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात करें तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। आप इन क्वेश्चंस को कम से कम 2 से 3-4 बार जब रिवाइज करेंगे तभी जाके आपको ये एक्ट याद होंगे। इतना आसान नहीं है इनको याद करना कि आपने 1-2 बार देखा और आपको लगा कि तैयार हो गया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, अगर आप वाकई ईमानदारी से पेपर देना चाहते हैं तो आप इनको कम से कम 5-6 बार पढ़िए और समझिए, बार बार इनको रिवाइज करिए, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे और कम टाइम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि जितना ज़्यादा हो सके आप इस समय पर जो चैप्टर्स हैं बहुत डीप में समझेंगे तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है और जो टेस्ट पेपर है उनको लगातार लगाते रहिए और कोई विशेष टॉपिक आपको लग रहा है तो उसे समझने के लिए कोशिश करिए और करंट को बिल्कुल ना छोड़ें, करंट से बहुत ज़्यादा जुड़े रहें। यूपी के जितने भी पेपर होते हैं कम से कम 20 से 25 करंट के क्वेश्चन आते हैं और अगर करंट में बहुत जल्दी क्वेश्चन गलत होते हैं, अगर आप उसमें 15-20 भी कर ले जाते हैं, अगर 20 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 12, 13, 14, 15 तक भी अगर आपके ठीक होते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आपके लिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं करंट से लास्ट मोमेंट पे 2, 4, 6 दिन में कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है क्योंकि आप सारा का सारा मैसअप हो जाएगा, सब कुछ आप हौच पौच कर लेंगे और भूल जाएंगे। तो विशेष रिक्वेस्ट यही है। और अगर आरओ के लिए विशेष तौर पर मैं बार बार ये बोल रही हूँ, हिंदी पर बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी पकड़ बनाएं। अगर आपको जो सपोज करिए आप विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, अगर आपको कुछ विलोम शब्द बहुत टफ लग रहे हैं तो आप क्या करें, उन विलोम शब्द को कहीं पर अपने पास लिख लें ताकि लास्ट मोमेंट पे आप उसे रिवाइज कर सकें। अब छोटे छोटे विलोम शब्द तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम सभी को याद होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं वाक्यांश, शुद्धि और अशुद्धि में। अगर शुद्ध वाक्य कौन सा है और अशुद्ध वाक्य कौन सा है, इनके लिए भी थोड़ी सी चीज़ों को अच्छे से देख के चलें। अगर आपने 60 में से 50 के ऊपर मार्क्स स्कोर कर लिए तो आप यकीन मानिए आप 80% ये समझिए कि आपका आरओ का एग्ज़ाम क्लियर हो गया। लेकिन अगर आपके 50 से नीचे हैं तो बहुत ही ज़्यादा खतरा है आपके लिए, क्योंकि अगर आपने जीएस में कितना भी कर लेंगे, जीएस में बहुत बड़े धुरंधर भी बैठे हैं तब भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो जीएस 140 में से आप कितनी कर लेंगे, आप खुद सोच के देखिए। नेगेटिव मार्किंग की बात भी सुनाई दे रही, अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो आप कितना भी कर पाएंगे, 80-90 तक भी अगर आप पहुंच गए ना तो वहाँ आपको हिंदी पूरा बचा ले जाएगी। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ज़रा ध्यान रखिएगा और हिंदी पर पूरी पकड़ बना के रखिएगा। आते हैं अपने टॉपिक पर। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम
1773 के अंतर्गत की गई है। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई है चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की जो बात की गई है वो की गई है चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी? देखिए, बात करी जा रही है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की कि कौन सा वो अधिनियम था जिसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब चाय के व्यापार का एकाधिकार खो दिया था? तो वो खो दिया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला है, भारत के शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन के हाथों में कब स्थानांतरित कर दिया गया था? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको क्राउन के हाथों में दे दिया गया था। तो कब? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? ये किया गया था 20 जुलाई 1951 को। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया था? ऑब्वियस सी बात है, संविधान सभा के द्वारा इनका चुनाव किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान की धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो 448। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब आहूत होती है? मतलब कब बैठक बुलाई जाती है? तो ये बुलाई जाती है संसद सत्र शुरू होने पर इसको बुलाया जाता है। और देखिए, और बताइएगा अगर आप कमेंट में बता सकें कि संयुक्त बैठक कब कब बुलाई जाती है। एक तो ये बुलाई जाती है, और संयुक्त बैठक कब कब बुलाई जाती है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें जानने को हैं। जब मैं प्रॉपर टॉपिक डिस्कस करूंगी तब भी मैं देखूंगी, लेकिन ये आपके लिए एक तरीके का होमवर्क है कि लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। राज्यसभा के सभापति से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित, नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित, ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं। तो इन क्वेश्चंस को या इनके बारे में ज़रूर आप थोड़ी थोड़ी नॉलेज ले लें। कम से कम इनकी कार्यावधि क्या है, कितने समय तक ये काम कर सकते हैं और कौन इनको चुनता है, और भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के तहत इनके बारे में बताया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ज़रा लिख लें या फिर आप कहीं से इन्हें याद कर लें। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? वो थे राजकुमारी अमृत कौर। अगला है, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप कमेंट में बताइएगा कि ये किस तरीके से इनका चुनाव हुआ था और किस तरीके से ये राष्ट्रपति बने थे। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब प्रदान की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। अगला है, भारत में विधान परिषद का बजट पर बहस करने की शक्ति कब मिली थी? तो ये मिली थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। प्रांतों में द्वैत प्रणाली, देखिएगा, बात समझिएगा, प्रांतों में द्वैत प्रणाली की बात कर रहा है, किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी? 1919 के। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस रिपोर्ट पर आधारित था? ये था साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर ये आधारित था। अगला है, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि इस समय पर क्या हुआ था? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया था, मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी अलग से। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 द्वैत शासन का प्रारंभ किया गया था। क्या हुआ था? द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान किए गए थे। प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत समाप्त की गई थी? देखिए, लागू कब की गई थी? 1919 के अधिनियम में, और समाप्त कब की गई थी? 1935 के अधिनियम में। और ये भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हमने बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारी चीज़ें एज इट इज़ 1935 के भारत सरकार अधिनियम से उठा ली हैं। कई बार आलोचना के तौर पर भी संविधान सभा को ये सुनने को मिला कि हमने ब्रिटिश सरकार की देन को ही वापस ले लिया। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? या ये है या नहीं धन विधेयक है, कौन नहीं है, इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का
कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो यहाँ के न्यायाधीश है, ये न्यायाधीश है, न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेने तक होता है। कौन से उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो ये है गुवाहाटी के। गुवाहाटी का जो न्यायालय है उसकी जो आधिकारिकता है वो सबसे अधिक क्षेत्रों पर है। संविधान की किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? आर्टिकल 143 के तहत। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो परामर्श उसने ली है उस परामर्श को मानने के लिए वो बाध्य हो। भारत में अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है? 3 बार। बताएंगे कब कब? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब कब हो चुकी है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की बात की गई है? आर्टिकल 360 की बात की गई है। सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य से संबंधित है। भारत के संविधान मसौदे की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन विशेष समिति का अध्यक्ष था? तो ये थे सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये संविधान मसौदे की जब जांच हो रही थी तो उसके लिए विशेष समिति के अध्यक्ष इनको बनाया गया था। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की तीसरी घोषणा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। इसमें क्या आधार शामिल था? इसमें आंतरिक अशांति शामिल था और इसी को 42 आर्टिकल के तहत इसमें बदलाव किया गया था और इसको बदलाव किया गया था। इसमें वो बदलाव क्या था ये आप बताएंगे। किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आर्टिकल 326 में। ये पूरा वीडियो था और इसमें मैंने जितने ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, उन सभी को डालने की मैंने इसमें कोशिश की है। और मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।